प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। आज हमारा पार्ट नंबर 21 भाग 21। आज हम नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा लेसन नंबर 9 एंजाइम का है। ये बॉटनी से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में हमारा मेन टॉपिक एंजाइम रहेगा। एंजाइम या इसे विकर भी कहा जाता है। एंजाइम या फिर विकर। एंजाइमों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहलाता है। एंजाइमों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी। इस एंजाइमोलॉजी का जो फादर है, जो पिता है, वह है बर्जीलियस को कहा जाता है। याद रखिए, एंजाइमों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहलाता है और एंजाइमोलॉजी का जो फादर है या जो पिता है वह है बर्जीलियस को कहा जाता है। सबसे पहले हम एंजाइम की परिभाषा की जानकारी प्राप्त करते हैं कि एंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है। एंजाइम की परिभाषा: प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम कहलाते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है एंजाइम की: प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। तो यहां पर कंपटीशन का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एंजाइम है नंबर 1 स्वतः उत्प्रेरक, नंबर 2 धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर 3 ऋणात्मक उत्प्रेरक और नंबर 4 जैव उत्प्रेरक। तो अभी एंजाइम की परिभाषा में मैंने बताया कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो इसमें मैंने 4 नंबर के ऑप्शन में जैव उत्प्रेरक बोला है, तो इसका राइट आंसर जैव उत्प्रेरक हो जाएगा। एक बार एंजाइम की परिभाषा को पुनः रिवाइज कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल आपको याद ही करना है। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। आगे हम एंजाइम के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एंजाइम का इतिहास, हिस्ट्री।
एक एक पॉइंट के माध्यम से मैं आपको एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान बर्जीलियस ने 1835 में की थी। अभी एंजाइम की परिभाषा में बताया कि एंजाइम जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, बायो कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। तो एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान किसने की भाई? बर्जीलियस ने 1835 में। याद रखिए, एंजाइमों की जैव उत्प्रेरक के रूप में सर्वप्रथम पहचान किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा बर्जीलियस ने। अभी मैंने बताया कि बर्जीलियस को एंजाइमोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। अगला बिंदु, एडवर्ड बुकनर ने सर्वप्रथम ईस्ट कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम की खोज की। एडवर्ड बुकनर, देखिए एडवर्ड बुकनर ने सर्वप्रथम ईस्ट कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम की खोज की। तो यहां अत्यलग्नात्मक प्रश्न बन रहा है कि ईस्ट कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम की खोज किसने की? तब तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड बुकनर ने। अगर प्रश्न ये आए एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट कोशिकाओं से सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की? तब राइट आंसर होगा जाइमेज एंजाइम की खोज की। तो एक ही लाइन में दो अतिलघुरात्मक प्रश्न हैं। एडवर्ड बुकनर ने सर्वप्रथम ईस्ट कोशिकाओं से किस एंजाइम की खोज की? जाइमेज एंजाइम की। अगला बिंदु देखिए, एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विली कुहने ने 1878 में किया। पाठ हमारा एंजाइम का है। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विली कुहने ने किया। याद रखिए, एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विली कुहने ने 1878 में। इतिहास के बारे में हम एंजाइमों के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अगला बिंदु है जे.बी. सुमनर ने 1920 में सर्वप्रथम यूरिमेज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। जे.बी. सुमनर ने सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। यह एक इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रश्न बनता है सर्वप्रथम किस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया गया? तब राइट आंसर होगा यूरिएज एंजाइम का। और सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किसने किया? तब राइट आंसर हो जाएगा जे.बी. सुमनर ने। अगला बिंदु, सुमनर व नॉर्थरोप ने बताया कि समस्त एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। सुमनर व नॉर्थरोप ने सर्वप्रथम यह बताया कि समस्त एंजाइम्स रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। ध्यान दीजिए इधर कि एंजाइम है,
वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो अब राइट आंसर होगा प्रोटीन। यानी एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। ये सर्वप्रथम किसने बताया? सुमनर व नॉर्थरूप ने। सुमनर व नॉर्थरूप ने सर्वप्रथम यह बताया कि समस्त एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। अगला बिंदु है एप्रोटीन एंजाइम। एप्रोटीन एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इधर कि राइबोजाइम किसे कहते हैं, तब आपका आंसर होगा एप्रोटीन एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन बनती है आरएनए से निर्मित एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं। देखिए राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बना होता बल्कि आरएनए से निर्मित होता है। तो इसमें एक तो राइबोजाइम किसे कहते हैं ये क्वेश्चन बन रहा है, दूसरा कि राइबोजाइम एंजाइम किस पदार्थ का बना होता है, तब राइट आंसर होगा आरएनए से निर्मित। इस राइबोजाइम एंजाइम की जो खोज है वह है खोज शेख व अल्टमान ने की थी। राइबोजाइम एंजाइम की खोज डिस्कवरी किसने की थी? शेख व अल्टमान ने की थी। तो एंजाइम जो हिस्ट्री है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन में एक एक अत्यलुग्रात्मक प्रश्न बनता है। एक बार मैं एंजाइम की हिस्ट्री को पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो हिस्ट्री का जो पहला बिंदु है एंजाइम की जैव उत्प्रेरक रूप में पहचान बर्जीलियस ने की थी। अगला बिंदु है एडवर्ड बुकनर ने सर्वप्रथम ईस्ट कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई? जाइमेज एंजाइम की। अगला बिंदु है एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विली कोहन ने 1878 में किया था। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विली कोहन ने किया था। अगला बिंदु है जेपी सुमनर 1920 ने सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया था। तो सर्वप्रथम किस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया गया? तब इसका राइट आंसर होगा यूरिएज एंजाइम का। अगला बिंदु है सुमनर व नॉर्थरूप ने यह बताया कि समस्त एंजाइम रासायनिक दृष्टि से किससे निर्मित होते हैं या क्या होते हैं? रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। अगला बिंदु एप्रोटीन एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं या फिर आरएनए से निर्मित एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं। इस राइबोजाइम एंजाइम की जो डिस्कवरी है वह शेख व अल्टमान ने की थी। अगला बिंदु हम एंजाइम की संरचना का लेते हैं। एंजाइम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। देखिए एंजाइम की संरचना में एक पहला जो बिंदु है इसको ध्यानपूर्वक समझना है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन
सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। याद रखिए, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी जो प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं है। यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो लगभग एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अभी मैंने बताया कि राइबोजाइम एंजाइम है, वह प्रोटीन से निर्मित नहीं होता बल्कि आरएनए से निर्मित होता है। एंजाइम की संरचना में आगे हम देखते हैं कि कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन है, यूरिएज है आदि, कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन, यूरिएज आदि पूर्ण रूप से प्रोटीन होते हैं, यानी ये केवल और केवल प्रोटीन से निर्मित एंजाइम होते हैं। आगे हम एंजाइम की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि एंजाइम का जो मुख्य भाग होता है वह प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन भाग के अलावा अप्रोटीन भाग भी होता है। तब देखिए एंजाइम में एक तो सरल एंजाइम होगा और एक संयुग्मित एंजाइम होगा। तो सरल एंजाइम ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ऐसे एंजाइम तो कहलाते हैं सरल एंजाइम। और संयुग्मित एंजाइम ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन के साथ साथ या प्रोटीन के अलावा अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है, तब ऐसी स्थिति वाले एंजाइम संयुग्मित एंजाइम कहलाएंगे। तो इससे रिलेटेड हम आगे होलो एंजाइम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। होलो एंजाइम देखिए, अभी मैंने बताया कि प्रोटीन का मुख्य भाग एंजाइम का मुख्य भाग तो होता है प्रोटीन, इसके अलावा अप्रोटीन भाग भी होता है। तो होलो एंजाइम क्या है? ऐसे एंजाइम जिनमें मुख्य घटक प्रोटीन के अलावा दूसरे यौगिक भी पाए जाते हैं, होलो एंजाइम कहलाते हैं। यानी इनका मुख्य भाग तो होगा प्रोटीन, और इस प्रोटीन के अलावा इसमें दूसरे यौगिक भी पाए जाते हैं। तो होलो एंजाइम किसे कहते हैं? एक बार मैं परिभाषा इसकी रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसे एंजाइम जिनमें मुख्य घटक प्रोटीन के अलावा दूसरे यौगिक भी पाए जाते हैं, होलो एंजाइम कहलाते हैं। देखिए, मैं होलो एंजाइम का डायग्राम बना रहा हूं। ये वाला भाग ये तो है एपो एंजाइम, और ये वाला है प्रोस्थेटिक समूह है या फिर सहकारक कोफैक्टर, क्योंकि ये अप्रोटीन भाग होता है और एपो एंजाइम है वो प्रोटीन भाग होता है। तो ये जो फिगर डायग्राम है वह है होलो एंजाइम का है। आगे देखिए, होलो एंजाइम में दो भाग होते हैं, प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग। होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस सहकारक। अभी मैंने बताया इसके होलो एंजाइम के डायग्राम में प्रोस्थेटिक समूह है, या फिर हम सहकारक लिख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि दोनों ही अप्रोटीन भाग हैं। सहकारक को बोलते हैं कोफैक्टर।
तो होलो एंजाइम में एक भाग होता है एपो एंजाइम, यह तो होता है प्रोटीन भाग। होलो एंजाइम का एपो एंजाइम जो भाग है वो तो होता है प्रोटीन भाग, और जो सहकारक होता है वह होता है एप्रोटीन भाग। इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर प्रश्न बनता है कि होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम। और होलो एंजाइम का एप्रोटीन भाग क्या कहलाता है, तब हो जाएगा सहकारक। आगे हम अलग अलग जो भाग हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें होलो एंजाइम में पहले अध्ययन करेंगे एपो एंजाइम का। देखिए एपो एंजाइम होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, होलो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम कहलाता है। होलो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम कहलाता है। आगे एपो एंजाइम के बारे में, एपो एंजाइम का प्रमुख भाग होता है। आगे हम बात करते हैं एपो एंजाइम की। एपो एंजाइम में कुछ विशेष स्थान होते हैं, एपो एंजाइम में कुछ विशेष स्थान होते हैं जहां क्रियाधार जुड़ते हैं। मान लीजिए ये एक एपो एंजाइम है, इस एपो एंजाइम में कुछ, देखिए मैं डॉट दर्शा रहा हूं, कुछ विशेष स्थान होते हैं। एपो एंजाइम में कुछ विशेष स्थान होते हैं जहां क्रियाधार सबस्ट्रेट, अंग्रेजी में कहते हैं सबस्ट्रेट। तो एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं कि एपो एंजाइम की विशेषता क्या है। एपो एंजाइम में कुछ विशेष स्थान होते हैं जहां क्रियाधार आकर जुड़ते हैं। मान लीजिए ये क्रियाधार है, अभी एक मान लो ये क्रियाधार है, और ये इस एपो एंजाइम में विशिष्ट स्थल है, यहाँ आकर जुड़ता है। ठीक है, तो ये जो विशिष्ट स्थल हैं इनको कहते हैं सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट। एक बार एक्टिव साइट की मैं पुनः डेफिनेशन बता रहा हूं। एपो एंजाइम में कुछ विशेष स्थान होते हैं, एपो एंजाइम में कुछ विशेष स्थान होते हैं जहां क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट आकर जुड़ते हैं। ऐसे स्थानों को सक्रिय स्थल यानी एक्टिव साइट कहते हैं। आगे हम सहकारक के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि होलो एंजाइम का जो एपो एंजाइम है प्रोटीन वाला भाग ये तो पूरा होता है। अब होलो एंजाइम का जो सेकंड जो भाग है सहकारक, जो एप्रोटीन भाग होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सहकारक, कोफैक्टर, सहकारक को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहली बात तो ये। अब दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए होलो एंजाइम सहकारक एप्रोटीन भाग, तो परिभाषा क्या होगी, होलो एंजाइम का एप्रोटीन भाग, होलो एंजाइम का एप्रोटीन भाग सहकारक या फिर कोफैक्टर कहलाता है। इस कोफैक्टर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कोफैक्टर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है प्रोस्थेटिक समूह। सहकारक को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है प्रोस्थेटिक समूह, नंबर 2 है सह एंजाइम यानी को एंजाइम, और नंबर 3 है सक्रियक
एक्टिवेटर। एक बार पुनः मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि सहकारक किसे कहते हैं। होलो एंजाइम का एप्रोटीन भाग, होलो एंजाइम का एप्रोटीन भाग सहकारक या फिर कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर या सहकारक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला भाग है प्रोस्थेटिक समूह है, दूसरा है सह एंजाइम और तीसरा है सक्रियक। तीनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। पहला है प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा है सह एंजाइम को एंजाइम और तीसरा है सक्रियक या एक्टिवेटर। तो हम होलो एंजाइम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। होलो एंजाइम के 2 भाग होते हैं, एपो एंजाइम और दूसरा सहकारक या कोफैक्टर, जिसमें पहला है एपो एंजाइम, ये प्रोटीन भाग होता है, और दूसरा है सहकारक, ये एप्रोटीन भाग होता है। एपो एंजाइम के बारे में मैंने आपको बताया कि होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाता है। यह एंजाइम का मुख्य घटक होता है, यह एंजाइम का मुख्य घटक होता है। दूसरी बात मैंने बताई इसकी कि एपो एंजाइम में कुछ विशिष्ट स्थल होते हैं जहां सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार आकर के जुड़ते हैं। इन स्थानों को सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट कहते हैं। फिर बाद में मैंने सहकारक या कोफैक्टर के बारे में बताया। तो इसके पहले परिभाषा, होलो एंजाइम का एप्रोटीन भाग सहकारक या कोफैक्टर कहलाता है। आगे सहकारक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो सहकारक है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है प्रोस्थेटिक समूह है, नंबर 2 है सह एंजाइम, नंबर 3 है सक्रियक। थैंक यू।